नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान प्रवीण IQ पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूपीटीईटी 2026 का प्रैक्टिस सेट एक, जिसके अंदर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वर्ण विचार और उच्चारण स्थान एवं उपसर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की श्रृंखला। जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है वर्ण, चौथा है अक्षर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं कि वर्ण कहते हैं कि अक्षर कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 ए, ऑप्शन 2 है ओ, ऑप्शन 3 है औ, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी। क्या कहते हैं? इसमें दूसरे प्रश्न में उत्तर सही है डी, उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा प्रश्न कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं कि वर्ण कहते हैं कि शब्द कहते हैं कि व्यंजन कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। चौथा प्रश्न है, आयोगवाह को कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है, विसर्ग कहा जाता है, हलंत कहा जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या हलंत? क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, अघोष ध्वनियां किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन 1 है वर्ग की पहली ध्वनि को, दूसरा है वर्ग की दूसरी ध्वनि को, तीसरा है वर्ग की चौथी ध्वनि को, चौथा है ए और सी दोनों। किसको कहते हैं? तो इसमें सही है ए और सी दोनों। दोनों क्या है? अघोष ध्वनियां होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। छठवां प्रश्न है हमारा, महाप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं? ऑप्शन है वर्ग की पांचवी ध्वनि, वर्ग की दूसरी ध्वनि, वर्ग की चौथी ध्वनि और ए और सी दोनों। कौन सा किसे को कहते हैं बताइए? वर्ग की जितनी भी ए और सी होते हैं, वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि को महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। पहले पर अल्प प्राण, दूसरे पर महाप्राण, तीसरे पर अल्प प्राण, चौथे पर महाप्राण होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है या उपरोक्त सभी है? तो मित्रों, इसमें जितने भी अक्षर हैं या, रा, ला, सभी क्या है? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात विकल्प चौथा सही है। आठवां प्रश्न है, वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ, दंतोष्ठ, तालव्य, मूर्धन्य। क्या होता है? वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। नौवां प्रश्न है, छ, त्र, ज्ञा हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है? कौन से व्यंजन कहलाते हैं? छ, त्र, ज्ञा। छ, त्र, ज्ञा क्या कहलाते हैं? ये हमारी वर्णमाला के संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। हिंदी वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? ड़ा को, ढ़ा को, श्रा को, ए और बी को। उच्छिप्त व्यंजन ड़ा और ढ़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? ड़ा, ढ़ा को। तो ये क्या, कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है। कौन सा सही है? ए और बी दोनों सही है। 11वां प्रश्न हमारा है, उपसर्ग शब्द का निर्माण किन दो शब्दों का योग से हुआ है? उपसर्ग शब्द का निर्माण किन दो शब्दों के योग से हुआ है? उत्धन सर्ग, उपधन सर्ग, उनधन सर्ग, इनमें से कोई नहीं। किससे हुआ है? ये हुआ है उपधन सर्ग से। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। 12वां प्रश्न हमारा है, लिखा है उपसर्ग में शब्द उप का क्या अर्थ है? उप का मतलब क्या होता है? ऑप्शन 1 है समीप, दूसरा है निकट, तीसरा है पास,
चौथा ये सभी। कौन सा होगा? देखिए, उप का मतलब पास होता है, समीप भी होता है, निकट भी होता है, तो कहने का मतलब ये सभी। ऑप्शन चौथा हमारा सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न हमारा है, उपसर्ग को अन्य और किस नाम से जाना जाता है? उपसर्ग को अन्य हम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें लिखा आदि प्रत्यय, अनादि प्रत्यय, अयादि प्रत्यय, इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग को हम इसमें से आदि प्रत्यय के नाम से जानते हैं, अर्थात ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न हमारा है 14। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? हिंदी भाषा में मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 4, तीसरा है 3 और चौथा है 2। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में मुख्य रूप से उपसर्ग 3 होते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के कितने उपसर्गों का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 है 20, दूसरा है ऑप्शन 22, तीसरा है 24, चौथा है 26। कितने होते हैं? हिंदी भाषा में मूल रूप से संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग मुख्य रूप से 20 उपसर्गों का किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है 16। किसी शब्द में उपसर्ग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? शब्द के अंत में, शब्द के मध्य में, शब्द के आरंभ में, ये सभी। कहाँ पर किया जाता है? उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता है। अगला प्रश्न हमारा है 17। स्पर्श शब्द का विलोमार्थी उपसर्ग क्या होगा? इसका स्पर्श का विलोम में जो हमारा उपसर्ग लगेगा वो क्या लगेगा? आ लगेगा, आ लगेगा, अन लगेगा, अप लगेगा? कौन सा लगेगा? स्पर्श शब्द का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? स्पर्श शब्द का विलोमार्थी आ होगा, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही है। अब बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न हमारा है, अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अत्यंत शब्द में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? आदि, अत, अति, अति। उपसर्ग जो होता है कहाँ होता है? प्रारंभ में। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अर्थात ऑप्शन 3 सही है। 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है, पुनर उपसर्ग से निर्मित किन्हीं 2 शब्दों को लिखिए। पुनर शब्द से में जो उपसर्ग है, उपसर्ग जो लगेगा पुनर उपसर्ग, उससे निर्मित 2 शब्द कौन से बन रहे हैं? पहला है पुनर्जन्म, दूसरा है पुनर्लेखन, तीसरा है पूर्वांचल और है चौथा है, इसमें नहीं दिया है, ए और बी दोनों। कौन सा सही होगा? पुनर्जन्म के लगने से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं? अर्थात ऑप्शन इसमें देखिए, एक जो है पुनर्जन्म, पुनर् लगा हुआ है, दूसरे में पुनर्लेखन में पुनर् लगा हुआ है। अब इसमें ए और बी दोनों सही हैं, अर्थात पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न हमारा है, कह रहा है, समकालीन और संभव में क्रमशः किन निम्न उपसर्गों का प्रयोग किया गया है? समकालीन और संभव में उपसर्ग क्या होता है? प्रारंभ में होता है, तो पहले में सम है और दूसरे में क्या है? सम है। देखिए ऑप्शन दिया क्या क्या गया है। पहला दिया गया सम और समा, दूसरा दिया गया समा और सम, फिर दिया गया स और सम, और चौथा क्या है? सम और सम। तो कौन कौन से उपसर्ग हो सकते हैं? अर्थात पहले में सम है, पहले में सम उपसर्ग है, दूसरे में सम है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही है। तो ये रहे 20 प्रश्नों की श्रृंखला। ऐसे ही मैं हिंदी के ब्रह्मास्त्र प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता रहूँगा। अगले प्रैक्टिस सेट का आप इंतज़ार करते रहिए। अगले दिन मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक
एक से एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊं जिससे आप अपने टारगेट में बिल्कुल सटीक निशाना लगाकर उनको प्राप्त कर सके। धन्यवाद।